सूत्र नंबर 23। पुद्गल का स्वरूप क्या है? आचार्य बतलाते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण बन्तः पुद्गलः। स्पर्श रस गंध वर्ण बन्तः पुद्गलः। स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। यहाँ बंत शब्द से बाला। ये 4 गुण प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई पुद्गल दिखा और उस पुद्गल में मानो मात्र दिखाई पड़ रहा है, तो जब एक गुण उसमें है तो चारों गुण उसमें माने गए हैं। जैसे हवा है, हवा मात्र स्पर्श में आती है, न सूंघने में आ रही है न देखने में आ रही है, तब भी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये आपको चारों मानने हैं। मतलब चारों उसमें हैं एग्जैक्टली। जहाँ एक होता है वहाँ ये चारों विद्यमान रहते हैं। अब क्रमशः इनके भी कितने कितने भेद हैं? तो स्पर्श के 8 भेद। स्निग्ध, रूक्ष, शीत, उष्ण, कोमल मुलायम जिसे बोलते हैं, कठोर, हल्का और भारी। रस के 5 भेद। खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। गंध के 2 भेद, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण के 5 भेद, काला, नीला, पीला, सफ़ेद, लाल। किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, इसके अलावा बाकी जो रंग हम देखते हैं वह, तो बाकी जो कुछ भी रंग देखने में आता है वो इन सब का ही कॉम्बिनेशन है। और वो अब पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को बतलाते हैं। पुद्गल द्रव्य जो हमारे देखने में जो कुछ भी आ रहा है ये सब तो पुद्गल है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हमारे देखने में नहीं आता, वह भी पुद्गल है। आइए देखते हैं पुद्गल की कुछ विशेष पर्यायें। सूत्र नंबर 24। शब्द वंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योत बंतश्च। शब्द वंद सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म भी कहते हैं, स्थूल अर्थात स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत, ये पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं। या यूँ मानो पुद्गल द्रव्य की ये विशेष स्टेजेस हैं जिनके माध्यम से पुद्गल हमारे उपयोगात्मक या प्रयोगात्मक होता है। शब्द, शब्द क्या है? तो कहते हैं जो अर्थ को कहता है वह शब्द है। अब हम और आप सोचेंगे कि शब्द कैसे पुद्गल हो सकता है, मन में प्रश्न आ सकता है। तो देखें, जैसे मैंने यहाँ से कहा साधना जी बहुत अच्छे से अध्ययन करती हैं, तो अब आप देखो साधना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये क्या हुआ? ये शब्द वहाँ जाकर प्रभावित किया, तो ये शब्द है वह स्पर्श का अधिक गुणों वाला है और पौद्गलिक है। अब ऐसे में ही मैंने आप में से किसी एक को टारगेट करके और 2 बातें 4 बातें बोल दी, वो क्या होगा? वो उसको जाके चुभ जाएंगे। ये शब्द पौद्गलिक है। शब्द सामान्य से 2 प्रकार का, एक भाषात्मक और एक अभाषात्मक। जो भाषात्मक होता है वह भी 2 प्रकार का, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। और जो अभाषात्मक होता है वह प्रायोगिक और वैशेषिक 2 प्रकार का होता है। जो प्रयोग में आए और जो अप्रयोग मतलब प्रयोग में नहीं आता। और जो प्रायोगिक होता है जो प्रयोग पूर्वक निकाला जाता है, जैसे बाजे आदि बजाकर। और जो वैशेषिक होता है वो बाय नेचर इन्वायरमेंट में ही होता है, तद्रूप निकलता है। इसके बाद है बंध। जो बांधता है वह बंध है। यहाँ आप जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब कुछ बंध है,
बंध है मतलब किसी ना किसी अन्य परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वह बंध है। जैसे शरीर हमारा है तो शरीर बहुत सारे सेल्स जिसे बोलते हैं, कोशिकाएं जिसे बोलते हैं, वो सबके बंधन मतलब बंधने से बना हुआ है। दीवार आप देखेंगे तो वह ईंट, गारा, सीमेंट आदि के मिक्सर से बनी हुई है, ये सब बंध है। किताब आप देखेंगे तो किताब बहुत सारे पेजेस आपस में बंध को प्राप्त हुए तब वह जाके किताब बनी। इस प्रकार बंध भी दो प्रकार का, एक वैशेषिक बंध और एक प्रायोगिक बंध। वैशेषिक बंध मतलब जिसमें पुरुष का प्रयोग अपेक्षित नहीं, जो बाय नेचर होता है, जैसे स्निग्ध और रुक्ष गुणों के निमित्त से होने वाला बिजली, उल्का, मेघ, अग्नि, इंद्रधनुष आदि का विषयभूत बंध। और दूसरा प्रायोगिक बंध, जैसे जो बंध पुरुष के प्रयोग के निमित्त से होता है। इसके दो भेद हैं, एक तो जीव संबंधी और एक अजीव संबंधी। जीव संबंधी कैसा है? मकान, कपड़ा, लकड़ी आदि अजीव संबंधी हैं, तथा कर्म और नौकर्म का जो जीव से बंध होता है वह जीवाजीव संबंधी प्रायोगिक बंध है। तीसरा है सूक्ष्म, या जिसको कहते हैं सूक्ष्म। तो सूक्ष्म के भाव को ही सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म, एक प्रकार से किसी बड़े के सामने कोई छोटा है, ये भी सूक्ष्म है। और अत्यंत छोटा है या जो दृष्टि का विषय नहीं बन पा रहा है, वह भी सूक्ष्म के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म भी दो प्रकार का, एक अत्यंत सूक्ष्म और एक अपेक्षित सूक्ष्म। अत्यंत सूक्ष्मता, अंतिम सूक्ष्मता परमाणु में है, क्योंकि परमाणु से सूक्ष्म कोई और वस्तु नहीं है। लेकिन जो अपेक्षित सूक्ष्मता है वह कैसी होती है? तो जैसे वेल से आंवला, आंवले से बेर, ये सब एक दूसरे से अपेक्षाकृत सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं। अर्थात बेल से आंवला सूक्ष्म है और आंवले से बेर सूक्ष्म है। बेर से भी अन्य और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उससे और सूक्ष्म होती चली जाती, इनको बोलते हैं अपेक्षित सूक्ष्म। इसके बाद आया एस्थॉल। एस्थॉल क्या है? स्थूल मतलब है स्थूलता का भाव। जैसे सूक्ष्मता, उस सूक्ष्मता से जो विपरीत है, बड़ापन है, भारीपन है, उसका नाम है स्थूल। अत्यंत स्थूल और अपेक्षित स्थूल। अत्यंत स्थूल क्या है? जगत व्यापी महास्कंध। ये अत्यंत मतलब एकदम विशिष्ट जो जगत व्यापी महास्कंध है, मतलब जो तीन लोक की रचना जो है वह जगत व्यापी महास्कंद कहलाता है। और अपेक्षित स्थूल बेर, आंवला, बेल। जैसे बेर से आंवला बड़ा, आंवले से बेल बड़ा, बेल से और अन्य आदि चीजें बड़ी बड़ी होती हुई चली जाती हैं। इसके बाद आया संस्थान। संस्थान का अर्थ क्या है? श्रवण संस्कृति संस्थान, हाँ नहीं, संस्थान का अर्थ है आकार। प्रत्येक वस्तु का जो आकार है, आकृति है, उसका एक बाहरी स्वरूप है, उसका नाम है आकार। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आकार वाली ना हो। आप कहेंगे नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें होती जिसका आकार नहीं होता, वो आकार उनका एक एग्जैक्ट आकार हमको पता नहीं है, लेकिन बाकी वह किसी ना किसी आकार में तो है। जैसे पानी है तो पानी जिस बर्तन में, जिस पात्र में जाएगा वो उस आकार का हो जाएगा, यही उसका आकार है। जैसे कोई वस्तु है वो यू 8 कोनों में ऐसे ऐसे विभक्त है, अब आप कहेंगे इसका क्या आकार है? न सर्किल है, न रेक्टेंगल है, न ट्राइंगल है, न स्क्वायर है, ये है क्या? तो ये उसका यही आकार है, लेकिन वह किसी ना किसी आकार में विभक्त रहेगा। संस्थान भी दो प्रकार का, एक इत्थम्भूत और एक अनित्थम्भूत। इत्थम्भूत कैसा है? गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण, लंबा, चौड़ा आदि के रूप से जिसका वर्णन किया जा सके वह इत्थम्भूत संस्थान है। जैसे मकान, पुल, पलंग, सोफा सेट और जो कुछ हमें आकार में व्यवस्थित दिख रहा है। अनित्थम्भूत, लंबा चौड़ा आदि के रूप से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता वह अनित्थम्भूत है। जैसे बिजली, बादल आदि।
इनके अनेक आकार होते हैं। अब आगे कहते हैं भेद। भेद शब्द का अर्थ क्या है? जो भेदन करता है, अर्थात टुकड़ा टुकड़ा करता है किसी वस्तु का, जो टुकड़ा है उसका नाम ही भेद है। भेद 6 प्रकार का: उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अनुचटन। उत्कर, उत्कर मतलब लकड़ी को करोत आदि से चीरना, ये कहलाता है उत्कर। उत्कर करके उस लकड़ी का भेद कर दिया। दूसरा चूर्ण, गेहूं, चना आदि का आटा, मैदा, चूर्ण, सत्तू आदि बनाना, वो थे उनका चूर्ण कर दिया, पीस दिया। खंड, घड़े आदि के खप्पर टुकड़े हो जाना, जो कोई व्यवस्थित है उसको तोड़कर आकार में विभक्त कर देना। चूर्णिका, मूंग, उड़द, चना आदि की दाल बनाना, इनको 2 भागों में समतोड़ देना। प्रतर, मेघ के जो अलग अलग पटल होते हैं वह प्रतर कहलाते हैं। और अनुचटन, अनुचटन मतलब अग्नि से संतप्त लोहे आदि को घन आदि से कूट कर जो स्फुलंगे निकलते हैं, अर्थात दूर दूर जो फिकते हैं, वह उच्चाटन या अनुच्चटन कहलाते हैं। इसके बाद तम, तम मतलब अंधकार, जिससे दृष्टि में प्रतिबंध होता है और जो प्रकाश का विरोधी है उसका नाम तम है। तम का अर्थ है अंधकार, अंधेरा। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है? अरे इसको पुद्गल कैसे मान लें, ये कोई वस्तु थोड़ी ना है। अच्छा चलो अब आपको प्रैक्टिकल कराते। आज रात्रि में 12 बजे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में बिना लाइट जलाए हुए जाएं। जब आप वहां पहुंचेंगे और आपसे को मानो कोई सामग्री लेने भेजा, ये वहां एक किताब रखी हुई है और जाके लेके आओ। आप वहां जाएंगे और उसको देखेंगे और देखकर वापस आएंगे। सामने वाले ने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले वहां बहुत अंधेरा है। अरे आपको कुछ दिखा? हाँ, क्या दिखा? अंधेरा दिखा। और कुछ नहीं? वहां और कुछ नहीं है। किताब नहीं, कुछ नहीं है। क्या है? अंधेरा है। तो ये जो अंधेरा दिख रहा है यही पुद्गल है जिसे हम देख पा रहे हैं। और लाइट जलाई, तुरंत वो अंधेरा भाग गया। अब सब दिखाई पड़ रहा है। तो ये अंधेरा 2 प्रकार का, एक वर्ण विकार परिणता और दूसरा प्रतिबिंब मात्र। तो वर्ण विकार परिणता, दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थ में दर्पण के वर्ण के समान मुख आदि का दिखना, ये भी एक प्रकार से तम, उसका छाया है एक प्रकार से। अच्छा ये तम के नहीं, छाया के भेद, ठीक है। चलिए अब आगे चलते। छाया, जो प्रकाश का आवरण करती है वह छाया है। क्या करती है? जो प्रकाश को ढक लेती है, आवरण कर देती है, उसका नाम छाया है। छाया मतलब छांव कह सकते हैं, परछाई कह सकते हैं। ये 2 प्रकार की, एक वर्ण विकार परिणता और एक प्रतिबिंब मात्र। प्रतिबिंब मतलब होती जो हम दर्पण आदि में देखते हैं, जो हमारे शरीर की परछाई आदि पड़ती है। तो वर्ण विकार क्या है? दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थ में दर्पण के समान वर्ण के समान मुख आदि का दिखना। और प्रतिबिंब मात्र, धूप आदि में शरीर आदि की छायाओं, हमारे शरीर की जो परछाई पड़ती है वह। अब आगे कहते हैं आतप। आतप क्या है? जो शरीर के निमित्त से उष्ण प्रकाश उत्पन्न होता है वह आतप है। जैसे सूर्य का प्रकाश, उष्ण मतलब गर्म। फिर आगे कहते हैं उद्योत। चंद्रकांत मणि और जुगनू आदि के निमित्त से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह उद्योत है। इस प्रकार यह 10 प्रकार की पुद्गल की पर्यायें हैं। जुगनू है, चंद्रमा है, इनमें शीतल प्रकाश है, उसका नाम उद्योत है। इस प्रकार यह विषय यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे हम पुद्गल के विषय में और विशेष जानेंगे, किस प्रकार उनका निर्माण होता है, किस प्रकार उनमें भेद होते हैं, किस प्रकार उनमें संघात होता है और कितनी उसकी अलग अलग भेद हैं, उनको देखते हैं।